क्या हो जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन G8 जैसे क्लब में वापसी के मौके को मतलब सीधे सीधे ठेंगा दिखा दें। हाँ, और भारत के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि खुले तौर पर कहें मेरा दोस्त। ये सिर्फ इंटरव्यू की हेडलाइंस नहीं है, ये उस नई दुनिया की आहट है जो हमारे सामने बन रही है। बिल्कुल। हाल ही में 4 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में भारतीय पत्रकार अंजना ओम कश्यप को एक लंबा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। आज हम इस इंटरव्यू की परत दर परत खोलेंगे, लेकिन सिर्फ टुकड़ों में नहीं, इसे एक पूरी कहानी की तरह समझेंगे। सही बात है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती से, फिर ये एक गहरी साझेदारी में बदलती है और अंत में एक नई दुनिया के विजन पर खत्म होती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत गर्मजोशी के साथ। पुतिन का जो अंदाज था वो किसी हेड ऑफ स्टेट जैसा कम और एक पुराने दोस्त जैसा ज्यादा था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मेरा दोस्त कहा। हाँ, और ये कोई डिप्लोमेटिक जुमला तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा मैसेज था। और उन्होंने भारत की 77 साल की प्रगति को चमत्कार कह दिया, मिरेकल। ये तो बहुत बड़ा शब्द है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, आप देखिए ये एक सोचा समझा बयान है। चमत्कार कहकर पुतिन असल में पश्चिमी विकास के मॉडल को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? वो कह रहे हैं कि देखिए, भारत ने पश्चिमी देशों के बताए रास्ते पर चले बिना भी ये असाधारण तरक्की की है, तो ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ना? कि विकास का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। एग्जैक्टली। और इसी पर्सनल टच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उस वायरल तस्वीर का किस्सा भी सुनाया जिसमें वो और पीएम मोदी एक कार में बैठे थे। हाँ, वो पल स्क्रिप्टेड नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि वो दोनों बाहर निकले, पुतिन को अपनी कार दिखी और उन्होंने बस यूं ही पीएम मोदी को साथ चलने के लिए कह दिया। बोले जैसे दोस्तों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां हर एक कदम नाप तोल कर उठाया जाता है, ऐसे छोटे अनौपचारिक पल असल में रिश्ते की गहराई और भरोसे को दिखाते हैं। सही बात है। उन्होंने रूसी शब्द दुरुज़बा का इस्तेमाल किया। दुरुज़बा, जिसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरा भरोसेमंद भाईचारा होता है। लेकिन क्या ये दोस्ती सिर्फ भावनात्मक है या इसका कोई ठोस रणनीतिक आधार भी है? क्योंकि सिर्फ दुरुज़बा से तो काम नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और पुतिन ने ऐसी बात को साफ किया। उन्होंने इस दोस्ती को रणनीतिक स्वायत्तता मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के फ्रेमवर्क में रखा। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपनी विदेश नीति की गाड़ी खुद चलाना। आप किसी के कहने पर न तो दाएं मुड़ेंगे न बाएं। पुतिन इसी बात की तारीफ कर रहे थे कि जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा और सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। बिल्कुल, यही रणनीतिक स्वायत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। और ये स्वायत्ता सबसे ज्यादा रक्षा सौदों में दिखती है। बिल्कुल। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र तो हमेशा आता है, लेकिन इस बार पुतिन उन्होंने सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं की, उन्होंने एक कदम आगे जाकर इसके असर की भी बात की। अच्छा? हाँ, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने माना कि S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन सिंदूर मतलब उन्होंने सीधे सीधे उसका जिक्र किया? बिल्कुल सीधे सीधे। याद होगा वो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद? हाँ, जो तनाव बना था भारत और पाकिस्तान के बीच। उस तनावपूर्ण हवाई टकराव में उन्होंने कहा कि S-400 ने भारत को एक निर्णायक बढ़त दिलाई। दिलचस्प है। तो ये भारत की तारीफ थी या अपने सबसे बड़े डिफेंस प्रोडक्ट का एक ग्लोबल विज्ञापन? शायद दोनों। एक तरफ वो भारत को बता रहे हैं कि देखो हमारा सिस्टम कितना काम आया, और दूसरी तरफ वो तुर्की और चीन जैसे बाकी खरीदारों को संदेश दे रहे हैं कि ये सिर्फ कागज पर ताकतवर नहीं है, इसने खुद को साबित किया है। एग्जैक्टली। और उन्होंने बाकी बचे सिस्टम की डिलीवरी जल्द करने का वादा भी किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो थी मेक इन इंडिया पर। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक और क्लाशनिकोव राइफलों का उदाहरण दिया। उनका संदेश साफ था, रूस भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक पार्टनर मानता है। एक पार्टनर मानता है जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार है। ये सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, ये एक गहरी साझेदारी है। और यही भरोसा हमें रक्षा सौदों से आगे ले जाता है, सीधे ऊर्जा के मैदान में। हाँ, क्योंकि तेल का जो खेल चल रहा है उसमें भी भरोसे की भूमिका सबसे बड़ी है। बिल्कुल। और पुतिन ने इस पर एक ऐसा खुलासा किया जो कई पश्चिमी देशों को परेशान कर सकता है। उन्होंने बताया कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप के बाजारों का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया है। हाँ, एक तरह से जो देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं वही देश भारत के जरिए रूसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और उन्होंने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को भी भारत के विकास को रोकने की कोशिश बताया। बिल्कुल। पेमेंट के मसले पर भी उन्होंने बात की, जो एक बड़ी समस्या रही है। तो क्या हल निकल रहा है? उन्होंने बताया कि 90% से ज्यादा व्यापार अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है, रूबल और रुपए में। हाँ, और डॉलर के सिस्टम से पूरी तरह बचने के लिए एक साझा बैंकिंग व्यवस्था बनाने पर भी काम चल रहा है। और ऊर्जा में सिर्फ तेल ही नहीं, परमाणु ऊर्जा पर भी उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जल्दी एक बड़ी घोषणा हो सकती है। वो तैरने वाले न्यूक्लियर प्लांट वाली बात भी बहुत दिलचस्प थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने बताया कि रूस दुनिया का शायद एकमात्र देश है जिसके पास छोटे तैरते हुए न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तकनीक और अनुभव है। सोचिए, ये भारत के लिए कितने बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। बिल्कुल। दूर दराज के तटीय इलाके या द्वीप जहां बड़े प्लांट लगाना नामुमकिन है, वहां इन फ्लोटिंग प्लांट से आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक नया अध्याय लिख सकती है। कोई शक नहीं। तो दोस्ती और साझेदारी के बाद अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, यूक्रेन युद्ध। यहाँ पुतिन ने अपना पक्ष बहुत आक्रामक तरीके से रखा। उन्होंने पूरी कहानी को ही पलट दिया। हाँ। उनके अनुसार ये युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया। अच्छा। बल्कि वो उस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो 2014 में पश्चिम ने यूक्रेन में शुरू करवाया था। 2014 में? हाँ, उन्होंने 2014 में हुई सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहा और उसके बाद डॉनबास में 8 साल तक चले संघर्ष का जिक्र किया, जहां उनके मुताबिक रूसी भाषी लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने मिन्स्क समझौतों का भी जिक्र किया। कई लोगों को शायद याद न हो कि ये क्या थे। मिन्स्क समझौते असल में पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई को रोकने के लिए 2014-15 में हुए थे, लेकिन पुतिन का आरोप है कि पश्चिमी देशों ने इन समझौतों का पालन करने का सिर्फ नाटक किया। और उनका असली मकसद कुछ और था। उनका असली मकसद पुतिन के अनुसार पर्दे के पीछे यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ तैयार करना था। वो कह रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। तो फिर रूस का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने साफ किया कि उनका लक्ष्य जीतना नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों की रक्षा करना है जहां रूसी भाषा, संस्कृति और धर्म के लोग रहते हैं। और ये युद्ध खत्म कब होगा? उन्होंने कहा कि युद्ध तब खत्म होगा जब रूसी सेना अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगी। मतलब या तो यूक्रेनी सेना उन इलाकों से पीछे हट जाए या फिर रूस उन्हें सैन्य कार्रवाई से अपने नियंत्रण में ले लें। और नेटो का जिक्र भी किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने नेटो के विस्तार को रूस के लिए एक सीधा खतरा बताया और कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। और इसी बातचीत में कैसा पल आया जिसने मुझे सच में चौंका दिया? कौन सा? वो था G8 को लेकर उनका जवाब। मतलब कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्लब में वापस नहीं आना चाहेगा? और उन्होंने सिर्फ ना नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। ये इंटरव्यू का सबसे धमाकेदार बयान था, है ना? ये तो पूरी तरह से उस ग्रुप को खारिज करना हुआ। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, एक बहुत गहरी रणनीति है। उन्होंने G8 के प्रासंगिकता पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब ये कहना कि आपका क्लब अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमारे पास अपने नए क्लब हैं। हाँ, बिल्कुल। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, ग्लोबल साउथ। पुतिन इन मंचों को भविष्य के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ 5 घंटे की बैठक में भी ये प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। तो संदेश साफ है, दुनिया बदल चुकी है और सत्ता का केंद्र पश्चिम से पूरब की ओर खिसक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उन्होंने बड़ी संधि भी बात कही। हाँ, उन्होंने ट्रंप का आकलन करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर माना कि ट्रंप ईमानदारी से यूक्रेन में शांति चाहते हैं। और ये भी बताया कि ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी कंपनियों के पत्र दिखाए थे जो रूस वापस लौटना चाहती हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत दिलचस्प तंज कसा। क्या? कहा कि जब अमेरिका खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से यूरेनियम खरीदता है तो उसे भारत के तेल खरीदने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। सही बात है। तो ये सारी बातें हमें कहानी के आखिरी हिस्से पर ले आती हैं, पुतिन का व्यक्तिगत पक्ष और भविष्य का विजन। और ये हिस्सा उन्हें एक राजनेता से ज्यादा एक व्यक्ति के तौर पर दिखाता है। जब उनसे उनके जीवन के सबसे दुखद अनुभव के बारे में पूछा गया, हाँ, तो उन्होंने बिना झिझक के सोवियत संघ के विघटन को अपना सबसे शैटरिंग एक्सपीरियंस बताया। और उन्होंने इससे क्या सबक सीखा, ये जानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सबक ये था कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी शक्तिशाली व्यवस्था को गिरा सकता है। सोवियत संघ को लगने लगा था कि वो इतना ताकतवर है कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, और यही सोच एक के बाद एक गलतियों का कारण बनी। और क्या वो पुराना सोवियत संघ फिर से बनाना चाहते हैं? नहीं, इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इसे उन्होंने पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया।
भविष्य के टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी उनकी राय काफी स्पष्ट थी। वो इसे एक दोधारी तलवार मानते हैं। अच्छा भी और बुरा भी। उनका मानना है कि जो देश एआई में महारत हासिल कर लेगा उसे हर क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त मिलेगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा तक। लेकिन उन्होंने पर्सनल डेटा की सुरक्षा और मानवाधिकारों की गारंटी की जरूरत पर भी जोर दिया। और अंत में भारत के लिए उनका संदेश वो बहुत ही पर्सनल था, है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने राज कपूर की फिल्म के मशहूर गाने सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिले हिंदुस्तानी का जिक्र किया। कमाल है, इतने दशकों बाद भी राज कपूर का एक गाना क्रेमलिन में गूंज रहा है। ये दिखाता है कि राजनीतिक रिश्ते तो बदलते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा होता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह दिल से दिल का रिश्ता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि व्लादिमीर पुतिन भारत को सिर्फ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के तौर पर नहीं देखते। नहीं, वो इसे एक ऐसे दोस्त के रूप में देखते हैं जिसकी आजाद सोच का वो सम्मान करते हैं। उन्होंने यूक्रेन पर अपना पक्ष दृढ़ता से रखा और पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर के विकल्प के रूप में एक नई दुनिया का नक्शा पेश किया। बिल्कुल, ये इंटरव्यू पुतिन की सोच की गहरी झलक देता है। एक ऐसी दुनिया की सोच जो अब सिर्फ एक या दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि जिसमें भारत जैसे कई नए ध्रुव हैं। हाँ, कई नए पोल्स हैं। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ता है। पुतिन एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं जहां भारत जैसी शक्तियां केंद्र में होंगी। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि इस नई वैश्विक शतरंज के बिसात पर भारत के लिए कौन सी नई जिम्मेदारियां और कौन सी नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।